टैक्सेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजैक्शन अंडर जीएसटी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ गए, कॉमर्स मतलब जानते ही हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो ब्रॉडर माने कि वो क्लासिफाई किया गया है उस तरह के बिजनेस को कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके सप्लाई किया गया गुड्स या सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर कवर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, जैसे होता है ना जैसे कोई चीज को डिफाइन करने का एक चीज होता है तो उसके लिए एक वर्ड दिया जाता है डिफाइन होने के बाद, दिस इज कॉल्ड दिस। तो उसी तरह से एक ब्रॉडर टर्म मतलब कि अगर किसी ट्रांजेक्शन को हम ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, ठीक है, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके वो करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा गया। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कुछ नहीं, बेसिकली आप अगर एक दुकान से सामान बेच रहे होते हैं यहाँ पर बैठ करके तो ये होता नॉर्मल बिजनेस जो आजकल आप लोग देखते हैं। उसी चीज को अगर मैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू करता हूँ, एक कंप्यूटर के सिस्टम पे कोई आदमी बैठा हुआ और यहाँ से ऑर्डर करता है, ठीक है, ये अपना कंप्यूटर यूज कर रहा है और यहाँ से प्रोडक्ट देखता है या सर्विस देखता है और उसके बाद क्लिक करके ऑर्डर करता है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली कुछ नहीं है, ऑनलाइन जो भी गुड्स या सर्विस सप्लाई किया जाता है, बिजनेस जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस जो ऑनलाइन काम करता है, उसके लिए वर्ड दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसको समझने के लिए। ठीक है, किसी चीज को समझने, जैसे कि आपका नाम मिस्टर ए है तो मिस्टर ए को नाम दिया तो ना पता चला हाँ ये मिस्टर ए है, तो नाम दिया गया है, समझ में आया? तो इस तरह के बिजनेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बेसिकली है वही मॉडल, बिजनेस का मॉडल, कोई एक आदमी आएगा वो पैसा देगा और हम उसे गुड्स देंगे, है वही चीज। ठीक है, बस उसको अलग डिफाइन करना था कि हाँ ये डिफरेंट तरीका से बिजनेस रन होता है, तो उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है। ठीक है, अब इसी में हो सकता है कि आप जो इंसान हो, जैसे कि आप मिस्टर ए हैं, आप गुड ए सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मिस्टर ए के पास अपना खुद का कोई वेबसाइट ना हो, ठीक है, तो वो क्या यूज करेगा? अमेजॉन को यूज कर सकता है, फ्लिपकार्ट यूज कर सकता है, ठीक है, या फिर आपका सर्विस के लिए मान लेते हैं ओला, खैर ओला का तो छोड़ देते हैं, ओला को पता नहीं, उबर, क्योंकि आजकल ओला का थोड़ा दिन से ही नहीं चल रहा तो हम भी ओला का यूज नहीं करेंगे, क्या पता अपना भी दिन खराब हो जाए। तो उबर, ठीक है, सर्विस, ये सर्विस के लिए हो गया, उबर हो गया, अर्बन कंपनी हो गया सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब ये वो लोग हैं जो बेसिकली उस प्लेटफॉर्म को रन करते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, उनका सर्विस क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना। तो वो इंसान जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है उसे कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ गए? तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, इनका सर्विस क्या होता है? सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। काम खत्म, ये इनका सर्विस है। जब मतलब ये बेसिकली है सर्विस के बिजनेस में। ठीक है, अब इनके थ्रू जब मैं सामान बेचता हूं तो मैं जो सामान बेचता हूं मेरा सप्लाई है, इनका सप्लाई नहीं है। तो इनका सप्लाई क्या है? तो इनका सप्लाई है वही सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेस, ठीक है, फॉर सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर सेलिंग गुड्स। तो ये बेसिकली अगर एकदम बहुत लेमन लैंग्वेज में समझना है तो ये क्या हुए? दलाल, ये आपके लिए दलाली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं एकदम लेमन लैंग्वेज में, तो आपके लिए सिंपल टर्म में दलाल हैं जो आपके लिए कस्टमर ढूंढ करके लाते हैं। ठीक है, ब्रोकर, थोड़ा और सभ्य भाषा में यूज करें तो ब्रोकर हैं आपके लिए। तो ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनको जो जीएसटी लगेगा, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने सर्विस के ऊपर लगेगा। कौन सा सर्विस? ये अपने प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये इनका सर्विस है। इस पर जो ये सर्विस चार्ज इससे लेंगे वो सर्विस देने का, उसके लिए ये लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। बाकी जो आप गुड सप्लाई करते हैं इनके थ्रू, उसके लिए आप लायबल है जीएसटी पे करने के लिए।
अब सरकार को कैसे पता चले कि इनके थ्रू गुड सप्लाई हुआ है, तो इन पे लगाया गया है सेक्शन, ऐड किया गया सेक्शन 52 है शायद टीसीएस का, ठीक है, आगे पढ़ेंगे टीसीएस, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि अमेजॉन का फैसिलिटी यूज करके मिस्टर ए ने कितने वैल्यू का गुड्स बेचा है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे, एनालिसिस पार्ट में चलेंगे, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ वही एनालिसिस में लिखा होता है। तो आते हैं एनालिसिस पार्ट में। अब मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो इन सिंपल वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स मीनिंग बाइंग और सेलिंग द गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट और कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है। As per definition provided under section 244, electronic commerce means supply of goods or service including digital product over digital or electronic network। समझ गए? ये डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल में क्या हो सकता है, बताइए कुछ वर्चुअल प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो। डिजिटल प्रोडक्ट में आपका वॉलेट का सर्विस देता है ये लोग, जो वॉलेट देता है ई वॉलेट, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट है, समझ गए? या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, वो सारा डिजिटल प्रोडक्ट है, समझ गए? तो डिजिटल प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू, ऑब्वियस सा बात है। तो ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो यही वही कहानी लिखा हुआ है कि ई कॉमर्स क्या है, तो सब जानता है ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स मतलब सिंपल है, दुकान खोल कर सामान नहीं बेचने की जगह हम ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वही ई कॉमर्स है। अब उसके बारे में आपने रीड कर लीजिएगा, वही सब बकवास लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, तो वही वो बंदा जो खुद से ओन नहीं करता वेबसाइट। अगर मेरा खुद का वेबसाइट हो, मैंने मैं सामान बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि इसका खुद का वेबसाइट है, कौन सा, ये एयरटेल का अपना वेबसाइट है, ठीक है, जियो का अपना वेबसाइट है, समझ गए? तो जब अपना वेबसाइट यूज करके बेचते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हम नहीं है। हाँ, दूसरे का प्रोडक्ट जब बेचते हैं तब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है हमें। समझ में, जैसे कि अमेजॉन, ये दूसरे लोगों का प्रोडक्ट बेचता है अपने थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है, ईसीओ। तो ईसीओ इज अ पर्सन हु ओन्स, या तो वो ओन करता हो, या तो ऑपरेट करता हो, या मैनेज करता हो अ डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस where supply of goods or service take place directly or indirectly as per definition provided under section 245. E-commerce operator mean any person who own, operate or manage digital electronic facility or platform for electronic commerce। ठीक है, अब वेबसाइट हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, समझ गए? तो इश्यू का रोल क्या है, प्रोवाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर सेलर कैन लिस्ट देयर प्रोडक्ट और सर्विस एंड बायर कैन प्लेस ऑर्डर एंड मेक परचेस। समझ गए? तो इश्यू कौन हुआ, समझ में आ गया? इश्यू वो इंसान हुआ जो सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है कि मेरे थ्रू गुड्स बेच सकते हो, मेरे थ्रू सर्विस दे सकते हो। उसका काम खुद का गुड्स भी बेच सकता है उससे, पर जब वो खुद का गुड्स उससे बेचेगा तो उस गुड्स के सेल के टाइम या उस सर्विस के प्रोवाइड करने के टाइम वो इश्यू नहीं रहेगा, उस केस में खुद सप्लायर हो जाएगा। नहीं समझे? समझो, ये तुम हो, ठीक है। अगर तुमने अपना खुद का वेबसाइट बनाया और इसके थ्रू जब तुम गुड्स और सर्विस दोगे तो इस केस में तुम ईसीओ नहीं कहलाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा अपना ही वेबसाइट है, ठीक है। ध्यान देना, ECO मीन एनी पर्सन हु ओन, ऑपरेट, मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, समझ गए? ECO रोल इज टू प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। रोल क्या है तुम्हारा? प्रोवाइड करना। क्या तुम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म? नहीं कर रहे। लेकिन जब तुम ही हो, ठीक है, और ये अमेजॉन है, जब तुम अमेजॉन के थ्रू सामान बेच रहे हो तब यहाँ पर जो ये अमेजॉन है ये इश्यू है। क्यों? क्योंकि ये तुमको प्लेटफॉर्म दे रहा है। इश्यू रोल इज टू प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म,
यहाँ पे क्या तुम किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे थे? नहीं, तुम खुद यूज कर रहे थे, अपने लिए बनाया था, तुम एज इट इज सप्लायर थे यहाँ पे, ठीक है। तुम यहाँ पे ईसीओ नहीं हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ये ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ट्रांजेक्शन है। पर क्या तुम ईसीओ हो? नहीं, तुम इस केस में ईसीओ नहीं हो। ईसीओ का बेसिक रोल क्या है? टू प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब तक तुम डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे अमेजॉन की तरह, हाँ, हो सकता है अमेजॉन अपना सामान खुद बेच रहा हो, अमेजॉन से अलाउ है। उस केस में जब अपना सामान खुद बेचेगा तो उस गुड्स और सर्विस के लिए अमेजॉन इश्यू नहीं है, फिर अमेजॉन सप्लायर है, अमेजॉन इज अ सप्लायर इन दैट केस। बट इस वाले केस में अमेजॉन क्या है? इश्यू है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि वो इस केस में डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। किसको? तुमको, सप्लायर को, और रिसिपिएंट को जो ऑर्डर वहां पे देगा, ठीक है। The definition of issue is wide enough to cover various type of e-commerce platforms such as online marketplace, online travel agency, food delivery platform, ride hailing apps and other digital platforms that facilitate transaction between seller and buyer, ठीक है। अब यहाँ पे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल, ठीक है, कैसा कैसा मॉडल है वो बताया गया है, समझो। अभी बता रहे थे इंडिया मार्ट, ये क्या करता है? ये एक कॉन्ट्रैक्टर को, एक कॉन्ट्रैक्टी को कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाता है, ठीक है। इंडिया मार्ट ऐसा काम करता है। तो ये एक मॉडल हुआ, और इसके आगे दूसरा मॉडल अमेजॉन का मॉडल। ये क्या करता है? गुड्स सप्लाई करता है दूसरे सप्लायर का अपने ऐप के थ्रू, ठीक है। तो वही मॉडल हुआ, डिफरेंट मॉडल, समझ में आया? जैसे कि ये पहला मॉडल ऑनलाइन मार्केट प्लेस मॉडल। ये क्या है? In online marketplace model, an online centralized platform is provided connecting manufacturer, retailer with potential customer. The platform itself does not own or stock the product or has expertise to provide service being sought by the customer. Instead, it merely facilitates the transaction and may offer additional service such as payment processing, customer support, logistics. The actual supply of good is done by, इसमें कौन कवर होगा? पढ़ते पता चल रहा है अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा है, मिंत्रा है, और बताओ। अभी ये कौन सा था? स्नैपडील तो खत्म हो गया, अभी नया नया आया है ना बहुत सारा। अरे ये इजी फ्रेश है, कुछ नाम है उसका, इजी फ्रेश है। उसके बाद फिर जियो मार्ट है, जियो मार्ट, इसका भी शायद ऐप है। तो ये सारे जो लोग हैं, ये जियो मार्ट तो खैर खुद का प्रोडक्ट भी बेचता है, तो उसमें हो सकता है यहाँ कवर ना हो। तो ये मॉडल हुआ है, कौन सा मॉडल? जहाँ खुद वो प्रोडक्ट कोई होल्ड नहीं करता, कोई सर्विस खुद नहीं देता, बस उसका काम क्या है कि कस्टमर सपोर्ट देता है, लॉजिस्टिक मतलब डिलीवरी का सर्विस, समझे, सामान को सप्लायर से उठा के रिसिपिएंट तक पहुंचाने का, ये सारा काम बस करता है। इन शॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है अपना, किसके रिलेटेड? गुड्स उसके पहुंचाने का, कस्टमर को सपोर्ट देने का, यही सब, ठीक है। और इसके लिए वो सर्टेन फी चार्ज करता होगा, किससे? सप्लायर से, समझ में आ गया? इसी में उबर, ओला है। ये लोग के पास अपना गाड़ी तो नहीं है, क्या करता है? ड्राइवर को बोलता है अपना गाड़ी रजिस्टर करो और फिर हम तुमको भाड़ा दिलवाएंगे और भाड़ा से कुछ कमीशन काट लेंगे, ठीक है। तो जो सर्विस तुमको क्या दे रहा है? तुमको सर्विस दे रहा है, दो आदमी के बीच बात करवा रहा है कि तुमको गाड़ी चाहिए, हाँ इसके पास गाड़ी है, दोनों मिले तो तुम्हारा काम हो गया। अब ये चीज करवाने के लिए कैसे? एक ब्रोकर चार्ज लेता है, ब्रोकर चार्ज लेता है ना, ब्रोकर जैसे ब्रोकर अगर कोई काम करता है तो क्या बोलता है? सर मैंने आपका काम करा दिया तो इतना कमीशन हुआ। तो ऐसे ये लोग भी सर्विस चार्ज करता है, तो कमीशन निकालता है सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज क्यों? क्योंकि ये सर्विस दिया किसको? ड्राइवर को। क्या सर्विस दिया? कस्टमर से मिलवाया, ठीक है। तो ड्राइवर से कहता है उस सर्विस का चार्ज इतना हुआ। तो बेसिकली ये जो ओला या उबर या अमेजॉन का जो मेन बिजनेस में जो जीएसटी लगेगा किसी चीज पे, तो वो सिर्फ लगेगा सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है ये लोग, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड जो कर रहा है, क्या सर्विस दे रहा है? सर्विस क्या दे रहा है यहाँ पे? वो ओला उबर वाले के सर्विस क्या दे रहा है? स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अपने वेबसाइट पे, समझ में आया? तो वही चीज है। तो इन लोग का जो होगा ना, ये सर्विस प्रोवाइड में कवर होगा, इन लोग का जीएसटी बस उसी चार्ज पे लगेगा, सर्विस चार्ज पे, समझ गए। लेकिन जो मेन सप्लाई है उन सप्लायर का है
जो इनसे गुड्स बेच रहे हैं, जो इनसे सर्विस दे रहे हैं, उन्हें देना पड़ेगा अपने सप्लाई पे जीएसटी पूरी तरह से। उसके लिए ना अमेजॉन लायबल है, ना ओला लायबल है, ना उबर लायबल, ना फ्लिपकार्ट लायबल है। ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट सेल मॉडल। इसमें कौन है? इसमें है अपना ही प्रोडक्ट बेचेगा, वैसा बात है। बिजनेस सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू देयर ओन ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट। ठीक है। कस्टमर ब्राउज द कंपनी वेबसाइट, सेलेक्ट प्रोडक्ट सर्विस एंड कंप्लीट द परचेज डायरेक्टली विद सप्लायर। इसमें वही है, एयरटेल है, ठीक है, एलजी का है, देखोगे तो सैमसंग का भी स्टोर है, एप्पल का भी स्टोर है। तो ये सब क्या हुआ? अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट बेच रहे हैं। समझ में आ गया? तीसरा है इन्वेंट्री मॉडल। इसमें क्या है? द इन्वेंट्री मॉडल, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स सर्विस इज ओन्ड बाय ईसीओ डायरेक्ट सप्लाई टू कस्टमर। द प्लेटफॉर्म टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर। दिस मॉडल टिपिकल फॉर ट्रेडिशनल रिटेलर हु आल्सो हैव एन ऑनलाइन प्रेजेंस। समझो, इन्वेंट्री मॉडल में इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और सर्विस इज ओन्ड बाय ईसीओ। ईसीओ के पास इन्वेंट्री रहता है, ठीक है, वो सप्लाई करता है कस्टमर को। The platform takes responsibility for warehousing, inventory management and fulfillment of order. This model is typically for traditional retailer who also have an online presence. तो Amazon अपना ही प्रोडक्ट बेचता है Amazon से, Flipkart अपना प्रोडक्ट भी बेचता है Flipkart से, Snapdeal अपना प्रोडक्ट भी बेचता है Snapdeal से। ठीक है, ये वो वाले हुए इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, यहाँ पर ईसीओ अपना सर्विस भी बेचता है और दूसरे का भी बेचता है, वो है इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, डायरेक्ट सेल वाला सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट बेचता है, समझ गए। और यहाँ पे जब वो दूसरे का प्रोडक्ट बेचता है, तो ये सिर्फ ऐसी मॉडल है, पढ़ने के लिए है। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। Above e-commerce business model are not exhaustive and many e-commerce business may adopt a combination of these models to suit their specific need and industry dynamic। जैसे कि Amazon का क्या होगा, है ना, इन्वेंट्री मॉडल भी है और ऑनलाइन मार्केटप्लेस मॉडल भी है। तो ये Amazon का है, वही चीज बोल रहा है कि may adopt a combination of these model। समझ गए। ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इज constantly evolving and new innovation model may emerge over time। another way of classifying the e-commerce transaction is on basis of supplier recipient combination। एक B2C, B2B, C2C, C2B, C2G, G2C, B2G। क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई करता है सिर्फ एयरटेल। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस हो गया कौन? जैसे बहुत सारा कंपनी है जो सिर्फ B2B डील करता है, इंडिया मार्ट सिर्फ B2B डील करता है। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैंने एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर से, ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट तुम्हारा हो गया जो गवर्नमेंट जो सर्विस कैसे तुम्हारा, जैसे कि UDI आधार वाला साइट, आधार वाला साइट वो कहाँ आएगा? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, सॉरी कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, हाँ नहीं सॉरी कंज्यूमर, हाँ कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर को दे रही है। ठीक है, अच्छा कंज्यूमर टू गवर्नमेंट उसमें इसमें आएगा, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में आ जाएगा तुम्हारा आधार कार्ड वाला। बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर लायबल टू GST सिमिलर टू अदर सप्लाई ट्रांजैक्शन unless otherwise specifically exempted from GST। However, taxability of mechanism for e-commerce transaction and compliance for supplier and issue have been separately carved out in the law। Following provision made consideration in this regard। अब समझ लो एक चीज जो पहले भी समझाया, अगर अपना वेबसाइट यूज करके सामान बेचोगे तो ओन्ड वेबसाइट, तो ये हो जाओगे सप्लायर। यहाँ पे ईसीओ नहीं होता है। ठीक है, क्यों? समझ गए, ये प्लेटफॉर्म तुम सप्लाई नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म को नहीं दे रहे। लेकिन तुम अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट किसी का भी इस्तेमाल करते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा? वेबसाइट दूसरा का है, वेबसाइट नॉट ओन्ड, तो उस केस में ये वेबसाइट इश्यू होगा, ना कि तुम इश्यू होगा। ठीक है, ये वेबसाइट वाला इश्यू है, तुम इश्यू नहीं हो, तुम सप्लायर ही रहोगे। समझ गए। अब खुद सोचो ना, अपना ही वेबसाइट से सामान बेच रहे हो और अपने से TCS काटोगे, मतलब ये तो बेवकूफ़ी हो गया ना, कि अपना ही वेबसाइट यूज करके सामान बेच रहे हो और अपने से ही TCS काट रहे हो। शाबाश,
ठीक है, जब दूसरे के वेबसाइट से बेचोगे तब ना वो बताएगा सर, अच्छा सर मेरे यहाँ आया था ये आदमी ने सामान बेचा है, हम नहीं बेचे हैं, हम नहीं बेचे हैं, ये आदमी बेचा है। कौन बेचा है? तुम बेचा है, हम नहीं बेचे हैं। सरकार यहाँ पे बेसिकली जो इश्यू है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि तुम बताओ कि कितना सामान तुमसे बेचा है। अगर तुम्हारे ट्रांजैक्शन में दिख रहा है बाप रे बाप जो हजारों 2000 करोड़ का गुड्स बेच रहा है हर महीना, तो इश्यू को भी तो बचना है ना कि ना मेरा नहीं 1000-2000 करोड़ का, ये सब बेचा है, मिस्टर ABCDEFGHIJ ये सब का सामान बिका है मेरे यहाँ से, मेरा नहीं बिका है, मेरा तो बस 10 करोड़ का सामान बेचे हैं, हम बस 10 करोड़ पे GST देंगे, बाकी पे ये सब देगा, हम नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए लाया गया है TCS को इश्यू के ऊपर। आया समझ में क्यों लाया गया, कहानी क्या है इसके पीछे? पहले तो इश्यू को बचना होगा, बचने के लिए कि भाई 2000 करोड़ तुम बेचो, हम तो यही मानेंगे, क्योंकि पैसा रिसीव किसको होता है? अमेजॉन के। जब अमेजॉन को स्कैन करके पे करते होगे, पैसा अमेजॉन के अकाउंट में जाता है और उसके बाद देता है उस सेलर को। जब अमेजॉन के अकाउंट में पैसा जाएगा तो अमेजॉन वाला को अमेजॉन को पूछा 2000 करोड़ तुम्हारा सेल है, हम नहीं मानते उसका सेल है, तो तुमको बताना पड़ेगा नहीं सर देखिए हम TCS रिटर्न भरे हैं, उसमें बताए हैं कि 2000 करोड़ में 1990 करोड़ मेरा नहीं, मिस्टर A का, मिस्टर B का, मिस्टर C का, मिस्टर D का, मिस्टर E का, मिस्टर F का, मिस्टर G का, मिस्टर H का है। थोड़ा सरकार समझेगा ठीक है तुम जाओ, बुलाएगा मिस्टर A आओ, मिस्टर A हाजिर हो, क्यों नहीं दिया तुमने GST, तुमने बेचा है इतना सामान, है समझ में? इसलिए TCS का प्रोविजन लाया गया है, समझ में आ गया? अब देर आर मेनी e-commerce operator like Amazon, Flipkart, Myntra, Meesho, etc. operating in India. These operators display list on their portal product as well as service which are actually supplied by some other person to the consumer. The goods or service belonging to other supplier displayed on the portal of issue and consumer buys the good service through this portal. On placing the order of a particular product service by the consumer, the actual supplier supplies selected product service to the consumer. The collection of supply consideration for the product or service handling of good is undertaken by ECO. सामान डिलीवरी से लेकर के पैसा वसूलने तक का काम कौन करता है? ECO. डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट, जैसा अरेंजमेंट हो सकता है कि ऐसा अरेंजमेंट हो कि पेमेंट डायरेक्टली मिल जाए, पेमेंट डायरेक्टली हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया मार्ट ऐसे ही काम करता है। इंडिया मार्ट में क्या होता है कि इंडिया मार्ट सिर्फ और सिर्फ एज अ एजेंट काम करता है, प्योर एजेंट। वो क्या करता है, वो बस आपको एक सप्लायर को एक कस्टमर के साथ बस मीटिंग करा देता है। ठीक है, सर्विस उसके पास ये भी है कि आप पेमेंट मेरे थ्रू ले लीजिए, ये भी सर्विस है। मीटिंग करा दिया ये सप्लायर को ये कस्टमर के साथ। उसके बाद इंडिया मार्ट बोलता है मेरा क्या था, हमको बस 35,000 रुपया साल का चाहिए, किस लिए? ये मीटिंग करवाने के लिए, आपको ये भेजने के लिए कि हाँ ये कस्टमर इच्छुक है, कृपया इससे बात करें जो आप सर्विस दे रहे हैं। बाय द वे आप पूल बनाने का सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, पूल, स्विमिंग पूल। तो मिस्टर ये जो भी है कस्टमर, इसको पूल बनाना है, तो ये इंडिया मार्ट में गया, सर्च किया, तो इंडिया मार्ट आपको आगे बताया कि देखो देखो कस्टमर सर्च कर रहा है पूल बनाने के लिए, उसका नंबर ये है, उसका ईमेल आईडी ये है, उसका कांटेक्ट करने के लिए उसका नाम ये है, कृपया उससे बात करो। तो उसके लिए 35,000 रुपया चार्ज करता है। ये 35,000 रुपया इंडिया मार्ट का सर्विस चार्ज है, इस पर इंडिया मार्ट GST देगा। ठीक है, अगर ये कस्टमर इंडिया मार्ट को पैसा दे और फिर इंडिया मार्ट इसको पैसा दे तो इस केस में TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंडिया मार्ट ऐसे काम नहीं करता है, ऐसे भी करता है अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट है यहाँ पे। अगर ऐसा अरेंजमेंट तुम इंडिया मार्ट के साथ करना चाहो तो जनरली इंडिया मार्ट क्या करता है, बस मीटिंग करा दिया, उसके बाद तुम दोनों जानो कंसिडरेशन किधर जाएगा, सर्विस कैसे दोगे। ठीक है, तो उस केस में इंडिया मार्ट TCS नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू पेमेंट मूव नहीं कर रहा। जब उसके थ्रू पेमेंट मूव नहीं कर रहा तो TCS को काटने की जरूरत नहीं है, वो बस अपना सर्विस चार्ज लेगा, तुमको बस कांटेक्ट करवाएगा, काम खत्म। तो इस वाले केस में भी TCS एप्लीकेबल नहीं होता है। तो दो केसेस में TCS एप्लीकेबल नहीं होता है, एक जब पेमेंट इश्यू रिसीव ना कर रहा हो तो वहां पे एप्लीकेबल होने का पॉसिबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि इश्यू उस केस में बस सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस दे रहा है कि आप दोनों को मिलवाने का, बस इतना ही सर्विस इश्यू उस केस में दे रहा है। दूसरा केस, जब अपने ही वेबसाइट से सामान बेच रहे हो तो वहां पे तो इश्यू है ही नहीं कोई, तुम ही सप्लायर हो, बस इश्यू नहीं है वहां पे, तो उस केस में भी TCS का कोई जरूरत नहीं होता है। आगे देखेंगे। द इश्यू देयर डिडक्ट इट्स कमीशन फ्रॉम द कंसिडरेशन, और वैसा बात है उसे कमीशन काट लेता है, और सर्विस कलेक्टेड बाय इट
एंड पासेस द नेट कंसिडरेशन टू द सप्लायर। कमीशन काट लेता, ये जो कमीशन काटा ना, ये कमीशन जो काटा, इसी पे बस लायबल है जीएसटी पे करने के लिए। कौन? ईसीओ। और उसके बाद और भी है 3-4 सर्विस जिसके लिए कहा गया था कि ईसीओ को ही टैक्स पे करना है, वो वाला शुरू के चैप्टर में पढ़ा होगा, याद होगा तो। कहा गया था कि इन 4 सर्विसेज, 4 या 3 थे जो भी थे, इन 4 या 3 सर्विसेज पे ईसीओ को ही टैक्स देना है, रिसीव माने कि सप्लायर टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, उसमें शायद एक तो हाउसकीपिंग का था, एक शायद ओला उबर का था सर्विस, और एक शायद रेस्टोरेंट का ऐड हुआ था, और एक और क्या करता था, ठीक है देख लेंगे। तो उसमें कहा गया था कि ईसीओ ही टैक्स देगा, लेकिन वहाँ भी कंडीशन था कि रजिस्टर्ड, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वही टैक्स देगा, ऐसा कंडीशन था। तो आगे आएगा नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे वो देखेंगे। समझ गए? In such a case where a supplier supply goods and service through a issue portal and the payment for that supply is collected by ICO, ध्यान दो क्या लिखा, बोला था ना, जब पेमेंट कलेक्ट करेगा इसके बिहाफ पे तभी टीसीएस आएगा। Government has placed a responsibility on such issue to collect an amount 1% मैंने TCS at the rate 1%। तो बताया था मैंने क्या, जब ये पेमेंट रिसीव करेगा तभी टीसीएस काटेगा। अगर ये पेमेंट रिसीव नहीं कर रहा, बस तुम दोनों को मिला करके काम खत्म, उसका पैसा तुम डायरेक्टली दो इसको, ठीक है, उस केस में टीसीएस नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो टीसीएस 2 केसेस में नहीं आएगा। पहला, तुम दोनों को मिला करके वो चला गया, ठीक है, शाहरुख खान की तरह। शाहरुख खान की तरह पिक्चर देखा नहीं मैंने, बस मीम में सुना है, जो भी मतलब जो पिक्चर में था कि नहीं, शाहरुख खान का तो किसी और का था लग रहा है, वो जिए तो जिए कैसा लगा था उसमें, जो भी था, मतलब छोड़ो से, टॉपिक बात है। बस तुम दोनों का मिलन करवा के वो चला गया, ठीक है, तो उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, जब तुम वेबसाइट खुद ही ऑन करते हो तब टीसीएस काटने का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो अब सरकार को पता चलेगा कि कितना सर्विस तुमने ईसीओ के थ्रू दिया, और ईसीओ भी सेटिस्फाई रहेगा कि चलो ठीक है, मैं सरकार को बता दिया कि 2000 करोड़ में मेरा बस 10 ही करोड़ का है, बाकी 1990 करोड़ इन लोगों का है, इनसे जानो तुम जाकर के, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखने का था, एंड द पेमेंट, ठीक है, पेमेंट एंड गुड्स और सर्विस सप्लाइड थ्रू एन ईसीओ, ठीक है। ईसीओ शैल पे द सप्लायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस लेस द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द 1%, ठीक है, समझो। अगर मुझे 100 रुपया पे करना है, किसको? सप्लायर को। किसको पे करना है? ईसीओ को। मतलब कोई सर्विस सप्लायर दिया होगा रिसिपिएंट को, उसके लिए ईसीओ 100 रुपया रिसीव किया है, अब 100 रुपया सप्लायर को देना है ईसीओ को, तो 100 नहीं 99 रुपया ही देगा, बाकी 1 रुपया काट लेगा। समझ में आ गया? तो वही जो बोला, ईसीओ शैल पे द सप्लायर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस लेस द अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट 1%, द सेड अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। सुनो, नेट वैल्यू क्या होगा? नेट वैल्यू होगा जैसे गुड सप्लाई किया, रिटर्न हो गया, तो ऐसा नहीं, पूरा महीना का देखना है, होल मंथ, ठीक है, पूरा टैक्स पीरियड है 1 मंथ, तो 1 मंथ पूरा चेक करना है। 100 रुपया का बेचा, 10 रुपया का रिटर्न हो गया, फिर 20 रुपया का बेचा, फिर 50 रुपया का रिटर्न हो गया, समझे, फिर 200 रुपया का बेचा, तो जोड़ना है 100 माइनस 10 90 प्लस 20 110 माइनस 50 60 प्लस 200 260, 260 का 1% काट करके पेमेंट करेगा। 260 का 1% कितना हुआ, निकालो। 260 का 1% कितना होगा? 2 रुपया 60 पैसा शायद, मेरे ख्याल से, हाँ 2 रुपया 60 पैसा। तो कितना पे करेगा तुमको? माइनस 2 रुपया 60 पैसा। तो तुमको पेमेंट जो करेगा ईसीओ, वो करेगा 257 रुपया 40 पैसा ईसीओ पे करेगा, ना कि 260 तुमको पे करेगा, समझे, 1% काट के। तो वही बोला, the said amount calculated on the net value, i.e. after considering return to the portal of issue। मतलब एग्जांपल देखो, अब एक सपोज a certain product is sold at 1000, though an issue by a seller, the issue would collect tax at 1%, the net value 1000, i.e. ₹100। 100 रुपया कलेक्ट करेगा, तो उसको पेमेंट कितना करेगा? 900 रुपया तुमको तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। बाकी 100 रुपया क्या करेगा? बाकी 100 रुपया टीसीएस रिटर्न भरेगा ईसीओ, टीसीएस रिटर्न भरेगा, तो तुम जाके अपना टीडीएस टीसीएस जीएसटीआर 70A में, सॉरी 70A कर रहा हूँ, जीएसटीआर 7A जाके तुम एक्सेप्ट करोगे। तुम जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारा ये जो टीसीएस है वो क्रेडिट हो जाएगा कहाँ?
कैश लेजर में। समझ में आ गया? तो ये 100 रुपया कैश लेजर में आ जाएगा। जैसे ही जाकर के वहाँ पे एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है मैंने बेचा है 1000 रुपये का सामान अमेजोन से, ठीक है, तो 900 रुपये तो मिल चुका है। समझ गए? इससे 1000 रुपये का 1% कितना होगा? गलती कर दिया नहीं, 1000 रुपये का 1% 10 रुपये होगा ना, 100 लिख दिया, ठीक है। 10 ही रुपया होगा, 100 लिख दिया, तो 990 रुपया तुमको दे देगा, 10 रुपया काट लेगा। 10 रुपया कब देगा तुमको? समझ गए? 10 रुपया जाके जीएसटी पोर्टल पे GSTR 7A में जाके एक्सेप्ट करो, तुमको मिल जाएगा। अब देखो एक्सेप्शन, ठीक है। अब सप्लायर supplies through an issue those service which are notified under section 95, वही 95 बताया ना अभी। उसमें हाउसकीपिंग था, याद होगा तो, रेस्टोरेंट शायद ऐड हुआ था, एक अर्बन कंपनी का था, मतलब सॉरी वो ये ओला उबर वाला था, और एक और था, याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है, आगे 95 आएगा तो देख लेंगे। तो 95 वाले में कहा गया था कि ईसीओ को ही टैक्स पे करना है, नहीं समझे? वही चीज, तो जहां ईसीओ को ही टैक्स पे करना, वहां टीसीएस क्या काटेगा? ईसीओ जब पूरा का पूरा टैक्स है उसको पे करना है, तो टीसीएस काट के क्या करेगा जमा करके? जब पूरा टैक्स है उसी को पे करना है तो पूरा टैक्स पे करेगा। आगे समझ, पूरा टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। The tax on such service is to be paid by ECO if he is a supplier liable to pay tax on supply of such service as if he is a supplier। ऐसा मानते हुए कि वही सप्लायर है। सप्लायर है कोई और, लेकिन अब देखो जैसे जैसे उबर कंपनी में या अर्बन कंपनी में सप्लायर है कोई और, तुम्हारा बाथरूम साफ करने आता है, अर्बन कंपनी में एसी रिपेयर करने आता है कोई और, सप्लायर कोई और है, लेकिन लाइबल कौन है पे करने के लिए? अर्बन। तो अर्बन कंपनी क्या बोलेगा? एज इफ ही इज अ सप्लायर, ऐसा अज्यूम करेगा अर्बन कि हम ही सप्लायर है, वो एसी साफ करने आया वो सप्लायर नहीं था, ठीक है, हम ही सप्लायर है, हम ही लाइबल है, ठीक है। उस केस में बस सिर्फ और सिर्फ टैक्स काट के ही उसको पेमेंट करेगा, समझ गए? और अपना कमीशन तो काटेगा ही काटेगा, उस पर जीएसटी देना ही देना है, ठीक है। Where a supplier supply the goods or service or both on his own account through a website, शुरू से बता रहा हूँ तुमको, अपना वेबसाइट से बेच रहा हो तो इश्यू है ही नहीं तुम। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? उसका मेन रोल क्या है? प्रोवाइड करना स्पेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जब अपने ही वेबसाइट से सप्लाई करो तो वहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो इसको? सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये है ही नहीं, ये मिसिंग है। ये सर्विस जब अपने वेबसाइट से बेचते हो, सिर्फ अपना ही गुड्स बेचते हो या किसी दूसरा का ही बेचते हो, पर जब अपना गुड्स बेच रहे हो तो ये सर्विस दे कहाँ रहे हो? जब ये सर्विस नहीं दे रहे हो तो अपने गुड्स के लिए तुम उस अपने गुड्स के लिए इश्यू नहीं हो, ठीक है। वहाँ पूरा जीएसटी अपना पे करो यार, टीसीएस का यूनिवर्सिटी का घुसा रहे हो वहाँ पे, ठीक है। अब 95 में क्या क्या कवर था और देख लो, यहाँ लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर था, एकोमोडेशन था, हाउसकीपिंग था, रेस्टोरेंट था। अच्छा ये ओयो था, ठीक है, ओयो था। हाउसकीपिंग वाले में अर्बन था, ऐसे ही मैंने याद करवाया तुम्हें, भुला गया मैं खुद भी। अर्बन था, जोमेटो था, और यहाँ पे उबर था, ठीक है। ये चारों, इन चारों को जो सर्विस देता है तो खुद ही टैक्स पे करना है, ईसीओ को ही टैक्स पे करना है। बोला कि ना कि अर्बन कंपनी वाला गरीब आदमी क्या उसको पकड़ने जाए? जोमेटो वाला खैर तो गरीब नहीं होता, फिर भी बोला ठीक है रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले को तो ऐसे भी, रेस्टोरेंट बिजनेस ही ऐसा है ना कि अमीर लोगों का धंधा है, ठीक है, पर गरीब भी करते हैं, तो जोमेटो वाले को भी छोड़ दिया। ओयो वालों भी अमीर लोगों का धंधा है, पर फिर भी इनको भी छोड़ दिया। उबर कंपनी वाले गरीब ड्राइवर, इन पे क्या जाए, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन ध्यान से देखोगे, शायद वो हो, देखो हाँ यहीं पे तो है। ए सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ऑमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल, ये पहला वाला, ठीक है। इसमें और इसमें एक फर्क है। उबर वाले में कहा पूरा गरीबे रहे करता है, ठीक है, अमीर भी रहता है पर ज्यादातर गरीब रहता है, वो गाड़ी खरीदा चला रहा है, उन पे क्या जबरदस्ती का थोपा जाए
तो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो सप्लायर, यहाँ पे लाइबल है टैक्स पे करने के लिए ईवो। लाइबल कौन है टैक्स पे करने के लिए? लाइबल टू पे टैक्स इश्यू, इश्यू को ही पे करना है। सप्लायर मिस्टर ए है, लेकिन मिस्टर ए को टैक्स नहीं पे करना है, चाहे मिस्टर ए रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। अगर उबर कंपनी के थ्रू मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने भाड़ा चला रहा हूँ, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, फिर भी मुझे जीएसटी नहीं पे करना। किसे पे करना है? उबर वाले को। मेरे बदले जीएसटी कौन पे करेगा? उबर वाले को। कलेक्ट कौन करेगा? उबर वाला, ठीक है। लेकिन जब सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, अदर कमर्शियल प्लेस, रेजिडेंशियल लॉजिंग, जब ओयो का बात आया तो कहा कि रजिस्टर्ड रहेगा तो खुद पे करेगा, रजिस्टर्ड नहीं है तब। मतलब गरीब आदमी को छोड़ देते हैं, बट जो 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है वो आदमी खुद जमा करे, मैं जो रजिस्टर्ड है वो खुद जमा करे सप्लायर। तो वही, अगर ओयो के थ्रू सप्लायर सप्लाई कर रहा है और सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो यही लायबल है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर उसको सोचना ही नहीं, ओयो पे करेगा, ठीक है, समझ गए। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाई सर्विस थ्रू इश्यू इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंने अगर रजिस्टर्ड है तो खुद करेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो ओयो पे करेगा। तो ओयो वाले में ये कहा गया। सर्विस बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, अर्बन कंपनी वाले में भी सेम चीज कहा गया। क्या? अगर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर पे करेगा, अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन कंपनी पे करेगा, ठीक है, हाउस कीपिंग वाले में। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू इश्यू ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। समझ गए। अब रेस्टोरेंट सर्विस में भी वही रेस्टोरेंट में कहा गया, सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट, ईटीसी लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रेमिसेस। इसमें स्पेसिफाइड प्रेमिसेस कहा गया, समझ गए। मतलब अगर रेस्टोरेंट सर्विस है, मैंने जोमेटो ही जीएसटी पे करेगा, ठीक है, सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, यहाँ फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जोमेटो ही जीएसटी पे करेगा, जोमेटो कलेक्ट करेगा और पे करेगा, ठीक है, पैसा कम पे करेगा इसको फिर। ऐसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल केस में क्या होता, अगर 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी लेता, एग्जांपल के तौर पे 18 होता नहीं, कम ही होता है, 5 होता है, 105 रुपया होता, ठीक है। तो इसको पे करने के टाइम पेमेंट जोमेटो क्या करता, जनरली केस में जब टीसी सप्लाई होता तो 1 रुपया काट लेता, 104 इसको दे देता, 100 का 1 रुपया, 1%। लेकिन अब क्या होगा, अब टीसीएस काटना ही नहीं है, तो इसको बस 100 रुपया देगा, ठीक है, 5 रुपया रख लेगा अपने पास और जोमेटो 5 रुपया जीएसटी को पे कर देगा, समझ गए। टीसीएस अप्लाई होगा नहीं, टीसीएस अप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, ऑब्वियस सा बात है, टैक्स इसी को पे करना है, ठीक है, समझ गए कैसे हुआ। अगर टीसीएस अप्लाई होता तो क्या होता, 104 रुपया देता है इसको, अपना जाके 5 रुपया जमा करता है जीएसटी में, ठीक है। लेकिन अगर टीसीएस अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि ऐसा मैंने जहाँ इस केस में जोमेटो वाले केस में अप्लाई होता नहीं है, जोमेटो को ही जीएसटी पे करना है, रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट में सप्लायर, ये रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट जो भी है, ये स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में, मैंने बड़ा रेस्टोरेंट, स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में आगे पढ़ोगे बड़ा रेस्टोरेंट, ठीक है, अगर बड़ा रेस्टोरेंट है तो उस केस में जोमेटो को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने छोटा मोटा जो वेंडर है ना उसके लिए छूट दिया गया कि जोमेटो इसको सर्विस देते हो, बोला हाँ। अब है क्या कि अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ जाता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि टीसीएस काटना है, ठीक है। लेकिन ये लोग तो गरीब आदमी है, अब छोटा मोटा दुकान खोल रखा है एग रोल बेचने वाला, क्या कर सकता है, ठीक है, ड्राइवर है, कैब चलाता है, एक गाड़ी खरीदा है पूरा पैसा जोड़ के, तो गरीब आदमी को आराम देने के लिए ऐसा किया गया कि भैया इन सबको काहे तंग कर रहे हो, तो ये लोग बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी ईसीओ पे जाता है और अपना काम करता है। लेकिन जनरली अगर आप या मैं ईसीओ के थ्रू कोई सर्विस देना चाहें तो उस केस में हमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। कारण बहुत सिंपल है, क्या कारण है, क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पढ़ा होगा पहले वाला चैप्टर में, चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विस देते हैं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा जब तक इन 4 सर्विसेज में आप फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है।
अब देखो, मीन्स प्रेमिसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 750 पर यूनिट पर डे और इक्विवेलेंट। मतलब थोड़ा बड़ा रेस्टोरेंट भी कवर हो जाएगा। 7500 रुपया पर यूनिट कौन देता है यार पर डे? बड़ा रेस्टोरेंट 5 स्टार 3 स्टार, ठीक है, तो उन लोगों को खुद ही पे करना है जीएसटी, ठीक है। प्रोविजन एप्लीकेबल टू सप्लायर लेवल फॉर पेइंग द टैक्स एप्लीकेबल टू इश्यू टैक्स ऑन नोटिफाइड सर्विस सप्लाइड थ्रू इश्यू, जो ऊपर पढ़ा हमने, नोटिफाइड सर्विस इश्यू शैल बी पेड बाय द इश्यू ऑल द जीएसटी एक्ट शैल अप्लाई टू दिस। अब इससे बात है, जब हमको पे करना नहीं है, पे उसको करना है, तो उसी में सारा एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। एज इफ ही द सप्लायर, वही सप्लायर है ऐसा मानते हुए, for paying the tax in relation to the supply of such notified service, this implies that the invoice for notified service will be issued by the issue only and not by supplier। उन केसेस में जो तुम्हारा इनवॉइस इशू होगा वो सप्लायर इशू नहीं करेगा, इशू करेगा, ठीक है। It is important to note here that the above provisions apply only in case of supply of service, ठीक है। और ऐसा बात है, ऊपर जो भी पढ़ा भी सर्विस ही था। ये क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये क्या था? सर्विस बाय अकोमोडेशन ऑफ अकोमोडेशन इन होटल, सर्विस बाय ऑफ हाउसकीपिंग और रेस्टोरेंट सर्विस। तो यहाँ तैयारो सर्विस ही था, सब सर्विस है, ठीक है। इफ द इश्यू इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो अब ऐसा बात है इश्यू खुद टैक्स पे करेगा। लेकिन हो सकता है कि इफ द इश्यू डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस, जैसे अमेजॉन का तो यहाँ फिजिकल प्रेजेंस है मेरे ख्याल से, पर ऐसे बहुत से जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, जिनका फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, उस केस में जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है इश्यू को, वो रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स पे करे इश्यू के बिहाफ पे, ठीक है। अब इश्यू यहाँ प्रेजेंट भी नहीं है फिजिकली, ना उसका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, तो क्या होगा? तो बोला अपॉइंट करो पहले, यहाँ काम करने का पहले अपॉइंट करो, वो आदमी पे करेगा, ठीक है। Taxability of notified service in term of provision of section 95 GST Act of the GST Act, read with relevant notification taxability this and that, section 95 shall be as follows, ठीक है। In case by service by transportation of passenger restaurant service, issue is liable to pay tax on such service supplied through it in all cases, irrespective of the fact रजिस्टर है कि नहीं। आगे बता ही दिया, दोनों केस में था, बताया था ना, ऊपर वाले में बताया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में रजिस्टर हो चाहे नहीं, और इसमें भी बस अगर रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड लोकेशन में है तो उस केस में अलग था, उस केस में था कि नहीं खुद ही पे करेगा, तो रजिस्टर हो चाहे नहीं हो इश्यू पे करेगा। लेकिन बी और सी में ध्यान दिए होगे, अगर रजिस्टर्ड है तो उसी को पे करना है, और नहीं रजिस्टर्ड है तो इसको पे करना है। लेकिन आगे और कुछ बोला, क्या बोला? इश्यू इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सच सर्विस सप्लाइड थ्रू इट ओनली व्हेन द पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आगे द एग्रीगेट टर्म ऑफ सप्लाई थ्रू डज नॉट एक्सीड 20 लाख 10 लाख, ऐसा केस में भी समझ में आ गया। तो इस केस में तभी पे करेगा जब वो रजिस्टर्ड होगा, अन्यथा नहीं पे करेगा, ठीक है। However, the person supplying the service through issue is liable for section 221. The provision of section 95 will not be applicable on such service. In such case, a supplier shall obtain a registration and pay the tax on the service. In that case, issue will not be liable to pay tax on the service. Further, TCS provision shall apply in such case. हमेशा जब इश्यू टैक्स नहीं पे करेगा तो TCS भी एप्लीकेबल हो जाएगा, अन्यथा TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। जब तक इश्यू टैक्स खुद पे कर रहा है तुम्हारे सर्विस के लिए, तब तक TCS अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जब इश्यू नहीं टैक्स पे करेगा तो नॉर्मल प्रोविजन, तो उस केस में TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, चंपक ऑफ दिल्ली अवेल द सर्विस ऑफ कारपेंटर, ठीक है, थ्रू एन इश्यू hastकला.com। तो वो सेकंड वाला बी वाला केस है, हाउसकीपिंग उसमें था हाउसकीपिंग अदर सर्विस। देखो बी वाला केस था ना, बी वाले केस में क्या था? नहीं, बी वाला नहीं था, सॉरी, यहाँ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, ठीक, एसी रिपेयरिंग, सब उसमें कवर है। तो उस वाले केस में द कारपेंटर इज अनरजिस्टर्ड, अब कारपेंटर अनरजिस्टर्ड है, तो हमने पढ़ा था बी और सी में क्या था कि अनरजिस्टर्ड है तो इश्यू लायबल है पे करने के लिए, रजिस्टर्ड है तो सप्लायर लायबल है बी और सी में। लेकिन ए और डी में रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इश्यू ही लायबल है, ठीक है। लेकिन डी वाले केस में क्या था, अगर स्पेसिफाइड लोकेशन में है तो डी वाला केस में सप्लायर ही लायबल है, ठीक है, रेस्टोरेंट ही लायबल है, समझ गए। तो यहाँ पे hastकला.com ही पे करेगा। संपत ऑफ दिल्ली अवेल सर्विस ऑफ कारपेंटर MS ध्रुव तारा एंटरप्राइजेस ऑनलाइन थ्रू एन इश्यू hastकला.com। MS ध्रुव तारा रजिस्टर्ड है तो इस केस में कौन होगा? ध्रुव तारा ही लायबल होगा, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है, ठीक है। इन दिस केस जीएसटी ऑन सर्विस अवेल्ड बाय संपत शैल पेड बाय मिस्टर ध्रुव तारा सिंस इट इज
नॉट इन अदर वर्ड प्रोविजन सेक्शन 95 विल नॉट बी एप्लीकेबल, टीसीएस भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब द ईसीओ में ऑन नोटिफाइड सर्विस इंक्लूडिंग ऑन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड थ्रू ईसीओ पे जीएसटी बाय फर्निशिंग डिटेल जीएसटीआर 3B रिपोर्टिंग देम एज ऑडवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, अपना ऑडवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का रिपोर्ट करेगा उसको और जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करेगा। कौन? ईसीओ, ए से लेके डी वाले तक, ठीक है। अब ध्यान देना, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन नोटिफाइड सर्विस इज नॉट अलाउड थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैश में ही पे करना है वो चीज़। क्यों? कैश लेट किए हो कस्टमर से तो कैश में ही पूरा पे करना है, कि तुमको आईटीसी नहीं लेना है उसके लिए, क्योंकि तुम्हारा गुड सर्विस नहीं था। तुम जो आईटीसी अवेल करते हो और आईटीसी का यूटिलाइज करते हो अपने गुड सर्विस के लिए कर सकते हो, दूसरे का गुड्स और सर्विस है, सॉरी गुड्स का सर्विस ही है, यहाँ पे गुड्स भी नहीं है, सिर्फ सर्विस है, दूसरे का सर्विस है, तुम्हारे थ्रू दिया है, 95 तुमको बोला तुम ही जमा करो थे, तुम जमा कर रहे हो, तो इसलिए उस केस में आईटीसी का यूज मत करना पेमेंट करने के लिए उस लायबिलिटी का। किस लायबिलिटी का? जो तुम्हारा था नहीं, उसका था पर तुमको पे करने का आ गया है, ठीक है। अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस आया, ठीक है। तो टीसीएस के बारे में मोर और लेस हम लोग समझ चुके हैं कि 1% से काटना है दिस एंड दैट, समझिए। अभी 1% सीजीएसटी में क्या जीएसटी टोटल 1% है, बताओ टोटल 1% है क्या? जैसे ऊपर में पढ़ा टीडीएस में 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी, तो 1% टोटल है, ठीक है। 1% यहाँ पे टोटल 1% है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी, 1% टोटल में 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी या फिर 1% आईजीएसटी, समझ में आ गया। नेट वैल्यू पे काटना होता है, सब पढ़ चुका हमने ऊपर कि नेट वैल्यू पे काटना है। कौन सा रिटर्न होता है? जीएसटीआर 8 होता है, ठीक है। और जीएसटीआर 2A में दिखता है तुम्हारे। और टीसीएस के बारे में हम लोग कल ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा मोरलेस कवर हो गया है टीसीएस तुम्हारा ऊपर में ही, पर हम लोग कल इसको ठीक से पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है टीसीएस का। और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम लोग कल ही कर लेंगे। तो आज के लिए हमने क्या समझा? आज हमने बस इतना समझा है कि अगर अपने वेबसाइट से देंगे तो ईसीओ नहीं है हम, फिर तो अपना गुड सर्विस दे रहे हैं। जब हम सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का देंगे तो उस केस में हम ईसीओ हैं और टीसीएस एप्लीकेबल होता है तभी, ठीक है, जब हमारे थ्रू सप्लाई। उसके बाद हमने पढ़ा 95 में 4 ठो सर्विस दोबारा से, इन चारों के केस में उसमें देखा हमने कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर था वहाँ रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो टैक्स पे करेगा ईसीओ, फर्क नहीं पड़ता। रेस्टोरेंट सर्विस में रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो टैक्स पे करेगा ईसीओ, लेकिन अगर स्पेसिफाइड लोकेशन पे है रेस्टोरेंट तो उस केस में टैक्स पे करेगा रेस्टोरेंट। बाकी जो 2 केस था, कौन सा था? अर्बन कंपनी और ओयो कंपनी वाला, हाउसकीपिंग और होटल वाला। तो हाउसकीपिंग और होटल वाला में हमने पढ़ा कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ, लेकिन अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में, समझ गए। अब जैसे टीसीएस एप्लीकेबल कब होगा? जब हम लोग अदर देन 95 वाला सर्विस दे रहे हो, सप्लाई कर रहा है इश्यू के थ्रू कोई, ठीक है। और उसके बाद दूसरे के वेबसाइट से, मैंने मेरा वेबसाइट हो मान लो और तुम हो 95 ने कोई और सर्विस दे रहे हो तो उस केस में, या गुड सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल होगा 1% से नेट वैल्यू पे। किस पर होगा? नेट वैल्यू पे, ठीक है। नेट वैल्यू कहने का मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न उसके। और टीसीएस काची से काटेगा? जो तुमको पेमेंट करने वाला है सप्लायर, सॉरी ईसीओ जो सप्लायर को पेमेंट करने वाला है महीना के अंत पे या जैसे भी, उसमें से 1% काट के जमा करेगा। कौन सा फॉर्म भरेगा? जीएसटीआर 8 भरेगा, जीएसटीआर 2 में दिखता है, और जीएसटीआर 7A एक्सेप्ट टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट आता है जीएसटीआर 7A में, वहाँ भी दिख जाता है, ठीक है। वहाँ एक्सेप्ट करना होता है हमें टैक्स डिडक्टेड टैक्स कलेक्टेड में जाकर के। और 95 का जो भी पेमेंट इश्यू करना है वो कैसे करेगा? सिर्फ कैश से, क्रेडिट लेयर से नहीं करेगा, कैश से करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए